हेलो एवरीवन। सो जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था दैट वाज रिलेटेड टू यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। उसमें मैंने दो डिसऑर्डर कवर किए थे, हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 और हाइपर एमोनीमिया टाइप 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो आज जो थर्ड डिसऑर्डर है, जो थर्ड डिफेक्ट है, जो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और ये मालूम होना चाहिए कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, उसका नाम क्या है? सिट्रील्यूमिनिया टाइप 1। तो ये थर्ड डिसऑर्डर है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है इनहेरिटेंस का। मतलब ऑटोसोम्स पे वो खराब जीन होता है, जो एंजाइम मेन एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है यहाँ, उसका खराब जीन अगर दो कॉपी मदर और फादर से अगर आप इनहेरिट कर लेते हैं तब ये बीमारी होती है सिट्रील्यूमिनिया टाइप 1। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड स्टेप है यूरिया साइकिल का, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सिट्रील्यूमिनिया में होता क्या है, क्या बायोकेमिकल चेंजेस नजर आएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पहले दो स्टेप हैं यूरिया साइकिल के, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो सिट्रुलिन का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वो सिट्रुलिन जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के कहां पे जाएगा? साइटोसोल में। तो यहां आपको याद होना चाहिए कि सिट्रुलिन का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फर्स्ट टू स्टेप है ना, और सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से कहां जाता है? साइटोसोल में। अब नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं यूरिया साइकिल के, साइटोसोल में होंगे। तो सिट्रुलिन निकल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, सिट्रुलिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के कहां चला जाएगा? साइटोसोल में। अब ये सिट्रुलिन आ गया। अब सिट्रुलिन को एक और चीज की जरूरत पड़ती है निकलने के बाद, अस्पार्टिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे एक सिट्रीन नाम का माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्टर होता है, सिट्रीन, CITRIN, सिट्रीन। ये क्या करता है? अस्पार्टिक एसिड की जरूरत पड़ती है ये स्टेप चलाने के लिए। तो अस्पार्टिक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया से कहां लेके आता है? साइटोसोल में। तो अस्पार्टिक एसिड आ जाता है साइट्रीन के हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से साइटोसोल में, अस्पार्टिक एसिड। तो ये सिट्रुलिन और अस्पार्टिक एसिड दोनों जुड़ के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो है अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेज, अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेज क्या बनाते हैं? अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड बनाते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल में, अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड। अगर सपोज इस एंजाइम की कमी हो जाए, अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेज की कमी हो जाए, तो उस वजह से क्या होगा? सिट्रील्यूमिनिया टाइप 1 होगा। और अगर इसकी कमी हो जाए तो सिंपल सी बात है कि सिट्रुलिन जो होगा वो अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ब्लड में अगर जांच करेंगे, ब्लड में पेशेंट का ब्लड लेकर अगर जांच करेंगे तो सिट्रुलिन का लेवल ब्लड में क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। सिट्रुलिन बढ़ा है तो इसके पहले वाले जो इंटरमीडिएट है यूरिया साइकिल के, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, उसका भी लेवल क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। तो क्या क्या बढ़ जाएंगे? इसके पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट है, कार्बोमाइल फॉस्फेट का भी लेवल बढ़ेगा। कार्बोमाइल फॉस्फेट अगर ज्यादा मात्रा में जमा होता है तो ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओरोटिक एसिड का लेवल भी क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा। ओरोटिक एसिड कार्बोमाइल फॉस्फेट के पहले अमोनियम आयन जो होता है, अमोनिया, उसका भी लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसमें और अमोनिया जहां से आता है, जैसे कि अमाइनो एसिड जो अमोनिया को लेके आते हैं लिवर में, ग्लूटामिन, एलानिन, इनका भी लेवल ब्लड में क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये सब चेंजेस नजर आएंगे। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि बायोकेमिकल फाइंडिंग क्या नजर आता है तो उसमें क्या आंसर करना है? मेजर फाइंडिंग क्या नजर आएगा? सिट्रुलिन का लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ रहेगा ब्लड में। ये पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पेशेंट में? सिट्रील्यूमिनिया टाइप 1 में। तो देयर विल बी elevated level of citrulline in blood. Apart from that, there will be elevation of orotic acid. Orotic acid यूरिन में आ सकता है थोड़ा मात्रा में। अगर टाइप 2 हाइपरएमोनीमिया के कंपेयर करें तो ये इसमें कम मात्रा में आएगा। उसके अलावा क्या आ सकता है? आपका अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा ब्लड में। उसके अलावा क्या रहेगा? आपका जो आगे बढ़ेगा वो आपका जो प्रिकर्सर अमाइनो एसिड है जो लेके आते हैं अमाइनो एसिड अमोनिया को, ग्लूटामिन और एलानिन का भी लेवल ब्लड में क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये सब फाइंडिंग नजर आएगा। तो प्रोमिनेंट फाइंडिंग होता है सिट्रुलिन का बढ़ा हुआ। अब घटेगा क्या? अगर ब्लड में क्या चीज घट जाएगा? घटेगा, सिंपल सा लॉजिक है कि इंटरमीडिएट जो पहले के हैं, ब्लॉक के पहले, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो ब्लॉक के पहले इंटरमीडिएट जितने भी वो बढ़ जाएंगे ब्लड में। उसके बाद वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो आगे बनने वाले हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो किसकी कमी हो जाएगी? अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी? ब्लड में कम हो जाएगी। अर्जिनिन जो आगे चल के यूरिया साइकिल में एक अमाइनो एसिड बनता है, दैट इज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, वो जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, उसका भी लेवल क्या हो जाएगा? ब्लड में घट जाएगा। तो अर्जिनिन की मात्रा ब्लड में इस पेशेंट में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अर्जिनिन घटा हुआ रहेगा,
अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड भी घटा हुआ रहेगा। तो ये प्रोमिनेंट फाइंडिंग नजर आता है। जहां तक साइन एंड सिम्टम्स की बात है तो साइन एंड सिम्टम्स रिलेटिवली सेम होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरएमोनीमिया जैसा ही होता है, लेकिन वही डिफरेंस है कि यहाँ पे सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, सीवियरिटी क्या होती है, कम रहती है। क्यों ऐसा? क्योंकि अमोनिया का लेवल, अगर हम बात करें सिट्रुलिनीमिया टाइप 1 में, तो अमोनिया का लेवल ब्लड में उतना ज्यादा एलिवेटेड नहीं रहता है कंपेयर टू टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरएमोनीमिया पेशेंट में। तो साइन एंड सिम्टम्स सेम है, जो मैंने पिछले बार आपको वीडियो में बताया था हाइपरएमोनीमिया टाइप 1 और टाइप 2 में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको साइन एंड सिम्टम्स समझ में आ जाएगा। लेकिन वही डिफरेंस है कि यहाँ पे सिम्टम माइल्ड होंगे, क्योंकि अमोनिया का लेवल अगर तुलना करें टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरएमोनीमिया से तो वो स्लाइटली लोअर साइड में रहता है। और आपको मालूम है कि मेन जो सिम्टम्स आते हैं किसकी वजह से आते हैं, यूरिया साइकिल डिफेक्ट में अमोनिया का लेवल बढ़ने के कारण आते हैं, और अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां पे क्या कर सकता है, ब्रेन के अंदर डैमेज कर सकता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, दैट इज द फोर्थ वन है आपका जो ये जो अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है उससे संबंधित है। तो ये डिसऑर्डर का नाम है अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड्यूरिया। अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड्यूरिया। इसमें क्या होता है कि जो अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड है, अब फर्दर अगर आप नॉर्मल स्टेप देखें, अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड ये कैसे मेटाबोलाइज होता है? नॉर्मली यहां पे एक एंजाइम होता है अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड लाइएस, ओके, अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड लाइएस, ये एंजाइम अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड को तोड़ देता है और किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, आर्जिनिन में, आर्जिनिन और फ्यूमरेट में। तो ये आर्जिनिन जो है, ये अगर अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड लाइएस की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड से आर्जिनिन नहीं बन पाएगा, आर्जिनिन नहीं बन पाएगा तो इसका ब्लड, उसका बायोकेमिकल फाइंडिंग क्या होंगे? अगर ये पेशेंट है अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड्यूरिया का, तो पेशेंट में क्या फाइंडिंग नजर आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ब्लड में अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इंटरमीडिएट ब्लॉक के पहले जो भी इंटरमीडिएट उनका लेवल बढ़ेगा, प्रोमिनेंट फाइंडिंग क्या आएगा, अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाना, और फिर वो यूरिन में भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा, तो उसको अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड्यूरिया बोलेंगे। और साथ ही साथ अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड के पहले जो इंटरमीडिएट है, जैसे कि आपका सिट्रुलिन है, एस्पर्टेट, ये अमोनियम आयन, कार्बोमाइल फॉस्फेट है, ओरोटिक एसिड है, या आपका ग्लूटामिन है या एलानिन है, उसका भी लेवल बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लेवल किसका बढ़ेगा, अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड का, यूरिन में, पहले ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड से वो यूरिन में आएगा। और ये अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड लीवर के लिए काफी टॉक्सिक है, तो ये पेशेंट में एक्यूट लीवर फेलियर भी दिखता है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द फाइंडिंग व्हिच वी सी इन अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड्यूरिया। उस पेशेंट में नजर आएगा, एक्यूट लीवर फेलियर भी हो सकता है। तो एलएफटी में, लीवर फंक्शन टेस्ट में भी चेंजेस हम लोग पा सकते हैं, उसमें आएगा। साथ ही साथ अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड बढ़ा हुआ रहेगा, उसके अलावा आपका इधर में कार्बोमाइल फॉस्फेट बढ़ेगा, तो ओरोटिक एसिड की स्लाइट एलिवेशन होगा, स्लाइट एलिवेशन अमोनिया का भी होगा, स्लाइट एलिवेशन जो ग्लूटामिन है और साथ ही एलानिन है उसका भी होगा। और कमी किसकी होगी, आर्जिनिन की काफी कमी हो जाएगी। तो आर्जिनिन का लेवल यहां भी क्या रहेगा, रिड्यूस रहेगा, क्योंकि अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड से आर्जिनिन नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जिनिनो सक्सिनिक लाइएस की कमी है, तो ये आर्जिनिन का लेवल ब्लड में क्या रहेगा, कम रहेगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो रिलेटिवली सेम साइन एंड सिम्टम्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिफ्यूजल टू ईट, टू लेथार्जी, टू कन्वर्जन, टू टैकीपीनिया, जो सिम्टम्स नजर आते हैं न्यूरोलॉजिकल, लेकिन वो माइल्डर रहेंगे, माइल्ड सिम्टम्स होंगे। अगर हम कंपेयर करें पहले वाले या हाइपरएमोनीमिया टाइप 1 और टाइप 2 के कंपेयर करें तो सिम्टम्स माइल्ड होंगे एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर ट्रीटेबल। डेथ के चांसेस क्या है इसमें, कम है, ये याद रखना। बट इट कैन लीड टू एक्यूट लिवर फेलियर, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और प्रोमिनेंट फाइंडिंग नजर आती है अर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड्यूरिया का पेशेंट में, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे जो हमारा हेयर शाफ्ट है, हेयर में चेंजेस नजर आते हैं। हेयर कैसा हो जाता है, हेयर शाफ्ट
वीक हो जाते हैं, हेयर फ्रजाइल हो जाता है, हेयर वीक होगा, लश्चर उसका चला जाएगा, और उसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं ट्राइकोहरेक्सिस नोडोसा। तो ट्राइकोहरेक्सिस नोडोसा केवल अर्जिनिनो-सक्सिनिक एसिड्यूरिया का पेशेंट में ही नजर आता है, जहां पे हेयर सैफ्ट एब्नॉर्मल हो जाते हैं, हेयर जो बाल होता है वो कमजोर हो जाता है, और वो नजर आता है किसमें, अर्जिनिनो-सक्सिनिक एसिड्यूरिया का पेशेंट में। तो उसको बोलते हैं ट्राइकोहरेक्सिस नोडोसा, उसको बोला जाता है ट्राइकोहरेक्सिस नोडोसा मेडिकल टर्म में, जहां पे हेयर सैफ्ट कमजोर हो जाता है, हेयर ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं, और वो कमजोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये आपको नजर आता है केवल अर्जिनिनो-सक्सिनिक एसिड्यूरिया में। तो ये अगर कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पूछेगा या पिक्यूलियर फाइंडिंग अगर कोई पूछेगा अर्जिनिनो-सक्सिनिक एसिड्यूरिया का, तो ये बताना जरूरी है कि वहां पे ट्राइकोहरेक्सिस नोडोसा दिखता है, हेयर सैफ्ट एब्नॉर्मल होंगे, हेयर ड्राई हो जाएगा और वो ब्रिटल हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। तो ये नजर आता है केवल अर्जिनिनो-सक्सिनिक एसिड्यूरिया में। ओके ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। अब नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं जो फिफ्थ एंजाइम है, दैट इज आर्जिनेस। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेस, ये टूट जाता है किस में, कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, नॉर्मल इंडिविजुअल में। अगर आर्जिनेस की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आर्जिनिन का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से कौन सी डिसऑर्डर हो गए, हाइपर आर्जिनिनीमिया, आर्जिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। ओके, और ये आर्जिनिन का लेवल ब्लड में काफी एलिवेटेड रहेगा, यही प्रोमिनेंट फाइंडिंग नजर आता है। और अमोनिया टॉक्सिसिटी इसमें सबसे लेस होता है, मतलब अमोनिया का टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ब्लड में उसका लेवल नॉर्मल के टुवर्ड्स रहता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज। अगर ब्लड में जांच करेंगे तो अमोनिया जो होगा ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज होगा, क्योंकि बाय दैट टाइम ये स्टेप अगर पहुंचता है तो उस समय तक नाइट्रोजन जो होता है ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया होता है। तो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया तो अमोनिया का लेवल उस केस में ब्लड में नहीं बढ़ेगा, तो अमोनिया का लेवल यहाँ पे एकदम नॉर्मल के तरफ रहता है, एकदम नॉर्मल के आसपास रहता है। लेकिन ये इसमें एक अलग फाइंडिंग नजर आता है इस पेशेंट में। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, आर्जिनिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ब्लड में, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। उसके अलावा एक यहाँ पे चेंजेस जो नजर आता है, दैट इज रिलेटेड उसको मेडिकल टर्म में हम लोग जो फाइंडिंग जो नजर आता है हाइपर आर्जिनिनीमिया का पेशेंट में, दैट इज जिसको बोलते हैं स्पेस्टिक डाइप्लेजिया, ये फाइंडिंग नजर आता है। ये क्या होता है, स्पेस्टिक डाइप्लेजिया है क्या, स्पेस्टिक डाइप्लेजिया में क्या होता है कि जो आपका जो बच्चे का जो इन्फेंट है, जो बेबी है, उसका जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो मसल है वो स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस की वजह से क्या होगा कि उसको क्रॉल सही से नहीं कर पाएगा, वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी, एंड इट कैन आल्सो लीड टू डिलेड माइलस्टोन। ओके, तो ये जो स्टिफनेस नजर आता है कहां पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, जो पैर के जो मसल है वो कमजोर हो जाते हैं, वहां पे बेसिकली स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने के कारण वॉकिंग में या क्रॉलिंग में डिफिकल्टी आती है। इट कैन आल्सो लीड टू डिलेड माइलस्टोन। तो ये फाइंडिंग नजर आता है केवल किसमें, हाइपर अर्जिनिनीमिया में। तो ये याद रखना है, हाइपर अर्जिनिनीमिया का स्पेसिफिक क्या फाइंडिंग है, अमोनिया का लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल के तरफ रहेगा, और वहां पे एक अलग फीचर नजर आता है जो बाकी सब में नजर नहीं आता है, दैट इज स्पेस्टिक डाइप्लेजिया, और वहां पे स्टिफनेस नजर आता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल है वो स्टिफ हो जाते हैं, और उसके कारण बच्चे को क्रॉलिंग या वॉकिंग में डिफिकल्टी आती है, एंड इट कैन आल्सो लीड टू इनएबिलिटी टू वॉक, ये भी हो सकता है, लेटर स्टेज में डेवलप कर सकता है, और ये चेंजेस हम लोग को नजर आता है, स्पेस्टिक डाइप्लेजिया उसको बोला जाता है। ओके, एंड दैट कैन लीड टू डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आल्सो। ओके, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, किस कंडीशन में, हाइपर अर्जिनिनीमिया में। लेकिन ये याद रखना है, अमोनिया टॉक्सिसिटी काफी लेस होती है किस पेशेंट में, हाइपर अर्जिनिनीमिया के पेशेंट में। तो ये याद रखना है। तो ये 5 हो गए। अब दो डिफेक्ट और हैं, और एक और तीसरा भी हम लोग बोल सकते हैं जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज की डेफिशिएंसी से होता है, नैक सिंथेज की डेफिशिएंसी से। यहां पे क्या होता है कि आपको मालूम है कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम CPS1। एन एसिटाइल ग्लूटामेट एक्टिवेटर है CPS1 का। अगर नैक सिंथेज कहां हेल्प करता है, नैक सिंथेज क्या करता है,
कि ग्लूटामेट में आपका एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है और उससे क्या बनता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। तो अगर नैक सिंथेस की कमी हो जाएगी तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट, नैक कम हो जाएगा, नैक कम होगा तो सीपीएस की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी नहीं होगी, एक्टिविटी कम हो जाएगा। उसकी वजह से हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 जैसा ही साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ये सिमिलर है हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 जैसा, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जो सीपीएस की एक्टिविटी होती है, सीपीएस 1 की, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस की, उसकी एक्टिविटी पूरी तरह से नहीं जाती है, पार्शियल डेफिशिएंसी होता है और उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। उस वजह से हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 जैसे ही फाइंडिंग्स नजर आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स भी वैसे ही नजर आएंगे। अब ये हम लोग बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टर्स की तरफ। तो ट्रांसपोर्टर दो मेजर रिक्वायरमेंट होता है। एक ट्रांसपोर्टर का नाम है साइट्रिन, नाम का ट्रांसपोर्टर होता है। साइट्रिन मैंने पहले ही बताया था, वो क्या करता है, अस्पार्टिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। अस्पार्टिक एसिड को कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया से साइट्रिन कहां ट्रांसपोर्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ये अस्पार्टिक एसिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में लेके आता है इसको, है ना। अगर इसकी कमी हो गई, साइट्रिन की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होगा, अस्पार्टिक एसिड जो है वो कहां नहीं आ पाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में नहीं आ पाएगा। तो जो स्टेप है जहां पे सिट्रुलिन कन्वर्ट होता है कहां पे, अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड में, वो स्टेप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सिट्रुलिन का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं, उसका नाम क्या है, सिट्रुलिनीमिया। इस डिसऑर्डर का नाम है सिट्रुलिनीमिया टाइप 2, ठीक है। तो एक टाइप 1 होता है जहां पे अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड सिंथेस की कमी होती है, दूसरा होता है सिट्रिन नाम का ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट होता है। तो ये भी जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, और ये सिट्रिन नाम का ट्रांसपोर्टर जो है वो हेल्प करता है अस्पार्टिक एसिड को कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में लाने में। तो यार इमेजिन कीजिए, अगर ये अस्पार्टिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में ना आए तो सिट्रुलिन से अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड नहीं बनेगा। उस वजह से क्या होगा, सिट्रुलिन का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, और सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे सिट्रुलिनीमिया टाइप 1 की तरह। सिट्रुलिनीमिया टाइप 2 में भी वही फाइंडिंग नजर आएगा जो मैंने पहले बताया है। तो समझ गए ये चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक और ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, जो ऑर्निथिन, जो साइटोसोल में बनता है, उसको वापस माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि लास्ट स्टेप में क्या होता है, आर्जिनिन जो होता है, आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, यूरिया प्लस ऑर्निथिन। तो ये साइटोसोल में स्टेप हो रहा है, तो ये ऑर्निथिन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कहां पे, वापस साइटोसोल से कहां ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो यहां पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जो ऑर्निथिन परमिएस नाम का ट्रांसपोर्टर है, जो ORNT1 जीन बनाता है, ORNT1। तो अगर यहां पे डेफिशिएंसी हो जाए ORNT1 जीन का, तो क्या होगा, ये जो ऑर्निथिन है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ पाएगा, और वो नहीं आ पाएगा तो यूरिया साइकिल क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑर्निथिन की जरूरत पड़ेगी यूरिया साइकिल चलाने के लिए। ओके, इसीलिए इसका नाम ऑर्निथिन साइकिल भी रखा गया, क्योंकि ऑर्निथिन वापस रीजनरेट हो जाता है, और वो ऑर्निथिन वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां से, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से यूरिया साइकिल वापस वो चलने लगता है। लेकिन अगर ऑर्निथिन ना आ पाए तो यूरिया साइकिल क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। तो अगर ये ORNT1 जीन में खराबी हो जाए तो क्या होगा, आपका ऑर्निथिन साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो उसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है जहां पे ORNT1 जीन की कमी की वजह से ऑर्निथिन जो है वो आपका साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ पाता है, तो उसको डिसऑर्डर को बोलते हैं ट्रिपल H सिंड्रोम, ट्रिपल H सिंड्रोम। अब ये ट्रिपल H का फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म H हो गया आपका, एक हाइपर एमोनीमिया हो गया। हाइपर एमोनीमिया क्यों होगा, हाइपर एमोनीमिया मतलब एलिवेटेड लेवल ऑफ अमोनिया इन ब्लड, मतलब अमोनिया की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई नजर आएगी। क्यों ऐसा होगा, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है क्योंकि ऑर्निथिन जो है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ पा रहा है, तो ऑर्निथिन तो वापस आया नहीं, तो क्या होगा, यूरिया साइकिल रुक जाएगा, तो ब्लड में अमोनिया का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली यूरिया साइकिल अगर काम नहीं करेगा, आगे का स्टेप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑर्निथिन कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तब सिट्रुलिन बनता है, तो वो स्टेप नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा, ऊपर वाले जो इंटरमीडिएट हैं वो जमा हो जाएंगे, तो अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो सेकेंड H है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये जो सेकेंड H है वो है हाइपर ऑर्निथिनीमिया,
ऑर्निथिनिमिया, सिंपल सा लॉजिक है। ये ऑर्निथिन जो है वो वापस साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पा रहा है, तो साइटोसोल में ऑर्निथिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो ब्लड में आने लगेगा, तो हाइपर ऑर्निथिनिमिया भी नजर आएगा, एलिवेटेड लेवल ऑफ ऑर्निथिन इन ब्लड ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्निथिन इनसाइड साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर ऑर्निथिन जमा हो जाएगा क्योंकि वो एंटर नहीं कर पा रहा माइटोकॉन्ड्रिया में और उसका यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑर्निथिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। और जो तीसरा एच है वो होता है होमोसिट्रुलिन्यूरिया, होमोसिट्रुलिन्यूरिया, ओके। होमोसिट्रुलिन यूरिन में आने लगेगा। होमोसिट्रुलिन यूरिन में क्यों आएगा कि अब आपको मालूम है कि ये जो ऑर्निथिन है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पा रहा, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट की मात्रा ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ ऑर्निथिन नहीं जुड़ पा रहा है, आगे का स्टेप नहीं हो पा रहा है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या होता है कि लाइसिन के साथ जुड़ जाता है, और लाइसिन से के साथ अगर कार्बोमाइल फॉस्फेट जुड़ेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी तो ये लाइसिन के साथ जुड़ेगा, और लाइसिन के साथ जुड़ के क्या बना देगा, होमोसिट्रुलिन बना देगा। क्या बना देगा, होमोसिट्रुलिन। और ये होमोसिट्रुलिन ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड से फिर वो यूरिन में आने लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोसिट्रुलिन्यूरिया, मतलब अपीयरेंस ऑफ होमोसिट्रुलिन